अमेरिका ने हमसे ले लो, रशिया का हमसे ले लो, फ्रांस का हमसे ले लो, इजराइल का हमसे ले लो, सब लोग अपनी दुकान। ब्रिटेन अलग कह रहा है कि हमसे हेलीकॉप्टर खरीद लो। हम क्या करें? सबसे पहली बात हमने बताया कि पापा खरीदने के लिए पैसा है, नीयत है, दोनों चीजें होनी चाहिए, और हमारे पास सिस्टम है। मतलब ये नहीं कि पहले बीच में बिचौलिए बैठे, हम भैया सही चीज खरीदेंगे। तो हम, अमेरिका ने कितना दबाव डाला कि हमसे F-36 खरीद लो, हमने कहा नहीं खरीदेंगे। तुम्हारा जहाज हमारे किसी काम का, हमें उड़ाना है, हम तुमसे पहले फोन करें उड़ाए कि ना उड़ाए अंकल, हमें ऐसा नहीं चाहिए। फिर फ्रांस आया, मान लो अमेरिका, इसने जो है सुखोई बेचने की कोशिश की रशिया ने कि हमारा ले लो, सोयूज बेचने की कोशिश की, ठीक है, तो हमने मना कर दिया। हमने कहा ठीक है तेल खरीद रहे हैं ना, लेकिन जहाज तो हम अपने हिसाब से खरीदेंगे। हमारा शर्त क्या है? हमारी शर्त ये है कि इसके कुछ इक्विपमेंट बनने चाहिए भारत में। तो जब पहला रफाल आया, 5-6 रफाल आए, तो भारत ने ठीक है रफाल खरीद लिए। लेकिन अब भारत ने सीधे 122-123 रफाल का ऑर्डर दिया, 3.6 लाख करोड़ का। लेकिन धीरे से एक शर्त बोल दी कि बोला जो इसका 60% कंपोनेंट है वो भारत में बनेगा। अब अगर फ्रांस से ये डील मिस हो जाती है तो उसकी हो जाएगी ऐसी की तैसी। क्यों? भारत ने को मौका देखा, पहले खाने को ठंडा करके खा रहे ये सब। अब उधर क्या हुआ, नाटो, जो फ्रांस है वो नाटो में सबसे बड़ा जो भागीदार था। इधर क्या हुआ, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के बीच में, फ्रांस के में तनातनी हो गई। नाटो की फंडिंग रोक दी डोनाल्ड ट्रंप ने, पैसा कम करना शुरू कर दिया। तो नतीजा क्या रहा, फ्रांस को जो है बहुत बड़ा धक्का लगा, उसकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगा कि अगर नाटो सर्वाइव कराना है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फंडिंग देनी पड़ेगी। अमेरिका ने अपनी फंडिंग बढ़ाओ, नहीं तो ऐसी की तैसी तुम्हारी। अब वो उधर फंस गया, अमेरिका महाशक्ति है, तो अब वो फंस गया वहां पर, उसको अपना सामान बेचना है और भारत उसको अपने यहां रोजगार दिखाना है। अब भारत ने भी मौके की तलाश की, बोले ठीक है पहले वाले जो रफेल थे वो आ गए, अब बेटा एक काम करो भारत में बनाओ। अच्छा ये सब ऐसे देश है, अमेरिका तो कहता है भाई हम एक पेंच भी नहीं देंगे तुमसे, एक पेंच नहीं तुम्हें बनाने देंगे। रशिया की टेक्नोलॉजी वो 5th जनरेशन के ऊपर नहीं जा रही थी, भारत को 6th जनरेशन की तरफ बढ़ना है। तो रफेल के साथ जो डील हुई है वो बड़ी सोच समझ के हुई है। जो रशिया का मॉडल था वो 6th जनरेशन में अपग्रेड नहीं हो सकता था, लेकिन रफेल 6th जनरेशन में जा सकता था। और अब जो वॉरफेयर होंगे वो 6th जनरेशन के होंगे। अमेरिका और चाइना दोनों के पास 6th जनरेशन है, तो भारत को भी 6th जनरेशन अपग्रेडेशन चाहिए। लेकिन भारत ने मैनेज कैसे किया? भारत ने कहा रफेल में एक अपग्रेडेशन चाहिए। बोले क्या? बोले ब्रह्मोस लगाएंगे हम इसमें, मतलब हम एयर टू लैंड डिफेंस सिस्टम लगाएंगे। अब ब्रह्मोस किसकी? रशिया की। देखो मैनेज कैसे किया, बोले इसमें अपग्रेडेशन चाहिए, हम इसमें ब्रह्मोस मार सकते हैं। ब्रह्मोस हमारी टेस्टेड है, हमने अभी बगल वाली फील्ड में टेस्ट किया है, ऑपरेशन सिंदूर में सही काम कर रही है उनका आज तक सब कुछ गड़बड़ है। तो हम एक काम करेंगे, हम इस पे जो है ये अपग्रेडेशन करेंगे। अब क्या कर रहा है भारत? खुलकर खेल रहा है। अब आप देखिए कि अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट में वो किसी एक देश पर डिपेंडेंट नहीं कि रशिया हमें देगा, अमेरिका हमें देगा, नहीं, हम जहां पर हमें सही लग रहा है हम कर रहे हैं। अब हम यहां पर हमने रफेल की डील की, रफेल की डील में हमने सिर्फ डील नहीं की, हमने बुलाया, मैक्रो भी इंडिया में थे, बंबई की सड़कों पर दौड़ रहे थे। उसके बाद जाते जाते बोले कि अब भारत उभर नहीं रहा, भारत उभर चुका है, भारत के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। हमने धीरे से कहा इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म करा लें। अब भारत सीट नहीं मांग रहा, भारत ने देखो कितनी चालाकी से, ये भी एक संसाधन है, आप वर्ल्ड बॉडीज पे जब नहीं खड़े होगे तो दिक्कत हो जाएगी आपकी। तो इनेमल मैक्रो से क्या बात हुई, बड़े ध्यान से समझना, मैं इकोनॉमिक्स को कोर में लेके चल रहा हूं। इनेमल मैक्रो से सबसे पहले बोला कि तुम यार G7 में आ जाओ। रशिया को निकाल दिया G7 से, G8 था। किसको इनवाइट कर रहे हैं? किसको इनवाइट कर रहे हैं? भारत को। पहले मेलोनी ने जो है इनवाइट किया था, मेलोनी ने इनवाइट किया था कि विशेष अतिथि के तौर पे, वहीं से माहौल बन गया था कि आप आइए, तो हम जो है वो विशेष अतिथि के रूप में गए। अब इनेमल मैक्रो कह रहे हैं कि नाउ ज्वाइन करिए हमें। अच्छा जो G7 है वो दुनिया के 7 डेवलप कंट्रीज का हिस्सा है, और भारत को भी डेवलप कंट्री का जो है वो स्टेटस नहीं मिला। हम कह रहे हैं 2047 में बनेंगे। तो भैया अब सोचो कि वहां बुलाया गया। फिर दूसरा हमने क्या किया, हमने कहा हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट नहीं चाहिए, हमें यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म चाहिए। हम भी बुलडोजर लेके घूम रहे। हमने कहा हम बहुत सालों से सीट मांग रहे हैं, एक्चुअली सीट हमें मिल रही थी 1947-48 में ही, लेकिन हमारे यहाँ इतने रियलिस्टिक लोग थे। अभी आप पढ़ना कभी, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि चीन हमारा बड़ा भाई है, पहले बड़ा भाई जाएगा फिर छोटा भाई जाएगा। और बड़ा भाई जो चाइनीज माल के साथ था वो अपने गया, भारत को आने से उसने मना कर दिया। चाइना का सीधे वीटो, इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा नहीं।
तो हम लोग जब बहुत आइडियलिस्टिक पॉलिसी में जाते हैं तो हम ऐसे मारे जाते हैं, और तब से लेकर आज 75 सालों से हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मांग रहे हैं। भारत ने भी इस प्रधानमंत्री के काल में पहली बार ये मांगा, लेकिन अब क्या किया, अब भारत ने सबसे पहले सेकंड काल में क्या किया, जो प्रधानमंत्री मोदी उनके सेकंड टेन्योर में सबसे पहले हमने यूनाइटेड नेशन जो है उसमें जाना ही बंद कर दिया। पहले हमारे प्रधानमंत्री भाग भाग के जाते थे, आप देखिए कौन जा रहा है, एस जयशंकर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जाना ही बंद कर दिया। यानी भारत ने क्या किया, 1 अरब 40 करोड़ का देश, उसने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के का महत्व ही कम करना शुरू कर दिया। पहले हमारे यहां कोई भी घटना होती थी हम डिजायर लेके यूनाइटेड नेशन भागते थे, अब हमने यूनाइटेड नेशन में अपना विदेश मंत्री, अपना विदेश सचिव, इनको भेजना शुरू किया। बोले प्रधानमंत्री नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री के जाने से उसका महत्व बढ़ जाता है, बोले जाएंगे नहीं, खत्म हो गई बात। तो लास्ट के कार्यकाल में वो गए ही नहीं, या इक्का दुक्का मौके पे गए जब सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद भारत ने वहां आवाज क्या उठानी शुरू की, हमें सीट नहीं चाहिए, हमें रिफॉर्म चाहिए। और सबसे पहले भारत ने ग्लोबल साउथ बना के क्या किया, ग्लोबल साउथ बनाकर सबसे पहले भारत ने यह दिखाया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विकासशील देशों की आवाज नहीं है। भारत ने प्रूव किया बाकायदा कि आवाज नहीं है, ये आज के विश्व को प्रेजेंट नहीं करता है। यानी क्या किया, उसका रिलेवेंसी खत्म कर दिया। जो यूनाइटेड नेशन ये ऐसा था वैसा था, हमारा हर नेता भाग के जाता था यूनाइटेड नेशन, सब बंद कर दिया। ये नेहरू जी के समय शुरू हुआ था कि हमारा मुद्दा यूनाइटेड नेशन सुलझाएगा, वो भी जरा भोकाल में था, तो उसका पहले भोकाल खत्म किया, बोला आ जाओ औकात पे आ जाओ। तो वहां पर हमने उसको निपटाया, और निपटा के अब क्या किया, अब हमने कहना शुरू किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो किसी काम का नहीं है, वो वर्तमान विश्व को रिप्रेजेंट नहीं करता है। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि जो ये इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसको वो सही से हैंडल नहीं कर पाया। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए। हम ये मांग ही नहीं रहे यूनाइटेड नेशन, इतनी चतुराई से हमने बात की, हमने कहा सीट हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें पता कोई आने नहीं देगा। सालों तक भारत उस सीट को पाने के लिए यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग मिशन होता है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, यूनाइटेड नेशन शांति सेना, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है उसका, भारत है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, भारत उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। उसके बावजूद भारत को सीट नहीं मिली, वीटो पावर नहीं मिला, तो भारत ने अब क्या कहना शुरू कर दिया, पहले वहां पे जाना बंद कर दिया, अब क्या कह रहा है कि भैया इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। तो इनेमल मैक्रो आते हैं और कहते हैं कि नहीं, भारत जो है इसका सबसे प्रबल दावेदार। अब देखो सामान भी बेच रहा है वो, और भारत की क्या कर रहा है, भारत उससे पूरा फायदा भी ले रहा है। यही है, एकदम धीमी आंच पे सेक सेक के हम खा रहे हैं, मस्त।